मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का प्रथम लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी प्रथम पाठ। इस कहानी के माध्यम से, पालमपुर गांव के कहानी के माध्यम से आप उत्पादन के विभिन्न पहलुओं से परिचित होंगे। पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है, जिसके माध्यम से हम उत्पादन के विभिन्न तरीकों के बारे में जानेंगे। भारत में मुख्य रूप से खेती में जुड़े लोगों की संख्या सबसे अधिक है। पालमपुर गांव में भी अधिकतर लोग कृषि कार्य में जुड़े हैं। तो आज हम जानेंगे कि उत्पादन क्यों महत्वपूर्ण है और उत्पादन के द्वारा हमारे जीवन में उसकी क्या उपयोगिता होती है। उत्पादन के लिए कई महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जिसमें सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कारक होती है प्राकृतिक संसाधन, फिर इसके बाद मानव निर्मित वस्तुएं, पूंजी एवं ज्ञान। इन सबों से मिलकर उत्पादन की क्रियाएं होती हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को पालमपुर गांव से परिचय करवाना चाहूंगा। पालमपुर गांव एक 450 परिवारों वाला गांव है। यह गांव बगल के एक बड़े गांव रायगंज से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पालमपुर गांव सड़क मार्ग से रायगंज से जुड़ा हुआ है। उसके साथ ही रायगंज से आगे एक कस्बा शाहपुर से भी पालमपुर गांव जुड़ा हुआ है सड़क मार्ग से। पालमपुर गांव में 450 परिवारों में से 80 परिवार उच्च जाति के हैं। इनके मकान मुख्य रूप से ईंट एवं सीमेंट से बने हुए हैं। पालमपुर गांव की 1/3 जनसंख्या अनुसूचित जातियों की, अनुसूचित जाति अर्थात दलित समुदाय के लोग, 1/3 दलित समुदाय के लोग पालमपुर गांव में रहते हैं। इनके मकान कच्चे मिट्टी से एवं फूस के बने हुए हैं। आगे देखते हैं कि पालमपुर गांव में
2 प्राथमिक विद्यालय है। पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय है। इसके साथ ही एक उच्च विद्यालय भी पालमपुर गांव में स्थित है। पालमपुर गांव में एक राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय भी है। इसके साथ ही साथ एक निजी औषधालय भी स्थित है, जहां लोगों का उपचार होता है। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि पालमपुर गांव में लोगों के लिए लगभग सभी सुविधाएं हैं। चिकित्सा की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, परिवहन की सुविधा है, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है रायगंज और शाहपुर से। साथ ही साथ पालमपुर गांव के प्रत्येक घर में बिजली की भी सुविधा है। पालमपुर गांव के लोग सिंचाई के लिए बिजली द्वारा नलकूपों से सिंचाई करते हैं। तो आगे हम पालमपुर गांव में देखेंगे कि उत्पादन किस प्रकार होता है। पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से उत्पादन के विभिन्न क्रियाएं एवं कारकों के बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं कि पालमपुर गांव में किस प्रकार उत्पादन की क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्पादन के संगठन क्या है। उत्पादन के संगठन किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से 4 कारक आवश्यक है या 4 चीजों की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम उत्पादन के लिए पहली आवश्यकता भूमि और प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, जंगल, खनिज की आवश्यकता होती है। खनिज जैसे लोहा उत्पादन के लिए आयरन ओर की आवश्यकता होती है। एल्युमिनियम उत्पादन के लिए बॉक्साइट गैस की आवश्यकता होती है। रबड़ के लिए उत्पादन के लिए पेड़ की आवश्यकता होती है। तो सर्वप्रथम उत्पादन के लिए भूमि एवं प्राकृतिक संसाधन आवश्यक है। तो उत्पादन का के लिए सर्वप्रथम भूमि एवं प्राकृतिक संसाधन। भूमि एवं प्राकृतिक संसाधन होनी चाहिए। दूसरी जो उत्पादन के लिए आवश्यक है चीज वो है श्रम। दूसरी आवश्यक चीज उत्पादन के लिए जो लगती है वह है श्रम। श्रम जो लोग काम करते हैं, श्रम का होता है। तो काम करने के लिए उत्पादन की क्रिया में 2 तरह के लोगों की आवश्यकता होती है। पहले तो
कुछ कार्यों के लिए पढ़े लिखे एवं शिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ कार्यों के लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो शारीरिक श्रम वाले कार्यों में अधिक पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार लोग अपने श्रम के द्वारा उत्पादन कार्य में सहभागिता निभाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना श्रम देता है। तीसरी आवश्यकता जो होती है उत्पादन के लिए वो है पूंजी। जिसे हम भौतिक पूंजी कहते हैं। भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी क्या है? तो भौतिक पूंजी दो प्रकार की होती है। पहली भौतिक पूंजी जो होती है वो जैसे औजार, मशीन, भवन। औजारों में जैसे किसान का हल, कुदाल से लेकर बड़े बड़े औजार जैसे टरबाइन, जनरेटर, पंप, कंप्यूटर इत्यादि। ऐसे भौतिक पूंजी मशीन, औजार एवं भवन उत्पादन की क्रिया में वर्षों तक उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे भौतिक पूंजी को अस्थायी पूंजी कहा जाता है, क्योंकि ये जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। लंबे समय तक इनका उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरी जो भौतिक पूंजी है वो कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत कच्चा माल एवं पैसा या रुपया आता है। उत्पादन क्रिया के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक कुम्हार को घड़ा बनाने के लिए या बर्तन बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। एक मोची को जूते बनाने के लिए चमड़े की आवश्यकता होती है। एक दर्जी को शर्ट बनाने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है। एक जुलाहे को कपड़े बनाने के लिए धागे की आवश्यकता होती है। एक झोला बनाने वाले को कच्चे माल के रूप में बोरे की आवश्यकता होती है। तो किसी भी उत्पादन क्रिया में हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ उत्पादन क्रिया को जारी रखने के लिए हमें पैसे या रुपया की आवश्यकता होती है, जिससे कि कच्चे माल खरीद सके। उत्पादन क्रिया में छोटे मोटे कार्य जैसे स्टेशनरी संबंधित कार्य के लिए एवं परिवहन संबंधित कार्य के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो ये कच्चे माल एवं पैसा उत्पादन क्रिया में नहीं समाप्त हो जाते हैं।
तो हम देखते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत दो प्रकार की पूंजी आती है। सर्वप्रथम अस्थायी पूंजी और दूसरी कार्यशील पूंजी। भौतिक पूंजी जैसे मशीन, औजार, भवन के विपरीत कार्यशील पूंजी उत्पादन क्रिया के दौरान ही समाप्त हो जाते हैं। तो हमने जाना कि भौतिक पूंजी दो प्रकार के होते हैं। पहला अस्थायी पूंजी और दूसरा कार्यशील पूंजी। चौथी जो उत्पादन के लिए आवश्यक होता है वो तीनों उत्पादन के तीनों कार्यों जैसे भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को मिलाकर उत्पादन को बेहतर करने के लिए ज्ञान, कौशल एवं उद्यम की आवश्यकता होती है। तो ये ज्ञान, कौशल और उद्यम उत्पादन का चौथा कारक होता है या चौथा साधन होता है। तो चौथा साधन हमारा ज्ञान, कौशल और उद्यम, जिसे वर्तमान समय में मानव पूंजी कहा जाता है। तो चौथा हो गया क्या? मानव पूंजी। एक उदाहरण के माध्यम से इसे हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बच्चों, अभी वर्तमान में आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों के या हमारे घरों में होम डिलीवरी की सुविधा बहुत तरह से हो गई है। बहुत सारी कंपनियां होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान करती है। जैसे अमेज़न एक कंपनी जो होम डिलीवरी करती है हमारे बहुत सारे सामान। फ्लिपकार्ट, उसको एक नया कॉन्सेप्ट आया कि घर बैठे हमें कपड़े मिल जा रहे हैं। उस कार्य को करने के लिए, एक नया चीज शुरू करने के लिए, जिसे स्टार्टअप कहा जाता है, ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता होती है। उसे मानव पूंजी कहा जाता है। जैसे अभी देखते हैं हम लोग वर्तमान में कि खाने की होम डिलीवरी हो रही है। जोमेटो और स्विगी जैसे कंपनियों के माध्यम से यह भी स्टार्टअप है, नया तरह का फूड डिलीवरी सिस्टम है। फिर बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि परिवहन में एक नया तरह का बदलाव आया है। ऑनलाइन गाड़ी को बुक कर सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट होती है, कंपनियां होती है, जैसे ओला, उबर जैसी कंपनियां। तो एक परिवहन में एक नया बदलाव आया, तो उसको लाया नए ज्ञान से, नए उद्यम और नए कौशल के द्वारा। तो ये मानव पूंजी बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्पादन के लिए। आगे मानव पूंजी के बारे में अगले अध्याय में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो उत्पादन में भूमि, प्राकृतिक संसाधन, श्रम, भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी को, ये सभी उत्पादन के कारक, इन सभी को समायोजित करके उत्पादन क्रिया किया जाता है या उत्पादन किसी वस्तु का किया जाता है। यह प्रक्रिया ही उत्पादन का संगठन कहलाता है।
हम आगे एक एक करके उत्पादन के सभी कारकों पर विस्तार से जानेंगे। तो पहला है भूमि एवं प्राकृतिक संसाधन। तो बच्चों, आज पालनपुर गांव के माध्यम से आज हम उत्पादन के मुख्य रूप से 3 संगठन या 3 कारक, भूमि, प्राकृतिक संसाधन, दूसरा श्रम एवं तीसरा भौतिक पूंजी के बारे में जानेंगे। पालनपुर गांव में खेती एक मुख्य क्रिया है। यहाँ के अधिकतर लोग कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ गैर कृषि कार्य जैसे परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण, डेयरी आदि कार्यों में भी कुछ लोग लगे हुए हैं। लेकिन पालनपुर गांव के 75% लोग खेती के कार्य में जुड़े हुए हैं। तो खेती कार्य में जैसे भूमि, मुख्य रूप से भूमि में खेती करेंगे। तो भूमि तो स्थिर है, भूमि स्थिर है। इसका मतलब क्या होगा? मतलब भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, या भूमि की मात्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता है। किसी गांव में जितनी जमीन है वो जमीन उतनी ही आज रहेगी, 100 साल के बाद वो जमीन उतनी ही रहेगी। 1960 के दशक में पालनपुर के गांव में कृषि भूमि को बढ़ाया गया। बंजर भूमि को काट कर उसको आगे विस्तार किया गया, जिससे कि अधिक से अधिक भागों में खेती किया जा सके, जिससे उपज अधिक से अधिक। तो 1960 के बाद कृषि के लिए सिंचित भूमि, जिसमें सिंचाई की सुविधा हो, वैसी भूमि को बढ़ाने की गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि जो भी सिंचित क्षेत्र जितना भी बढ़ना था वो 1960 के दशक तक बढ़ चुका। लेकिन वर्तमान में तो धीरे धीरे पालनपुर गांव की जनसंख्या तो बढ़ी, लेकिन जमीन, सिंचित भूमि पहले जितनी थी उतना ही वर्तमान में भी, जिस कारण भूमि पर दबाव बढ़ गया। भूमि के भूखंड टुकड़े अधिक होने लगे। हर एक व्यक्ति के पास अब भूमि की कम मात्रा उपलब्ध होने लगी। तो हम जैसा कि देखते हैं कि पालनपुर गांव के 75% निवासी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं, या तो कृषक के रूप में या कृषक कृषि मजदूर के रूप में। तो भूमि को कैसे मापा जाता है? भूमि को मापने की मानक इकाई जो है वो है हेक्टेयर। भूमि मापने की इकाई हेक्टेयर है।
हम कैसे जानेंगे किसी के पास कितनी जमीन है, उसके मापन कैसा होगा, किस प्रकार कर सकते हैं, किस इकाई से करेंगे? तो भूमि मापने की इकाई जो है वो क्या कहलाती है? हेक्टेयर। और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रीय इकाइयों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे बीघा, डिसमिल, कट्ठा, एकड़। ये क्षेत्रीय इकाइयां हैं भूमि मापन की। तो हेक्टेयर, तो एक हेक्टेयर कितना होगा? एक हेक्टेयर भूमि कितनी होगी? एक हेक्टेयर भूमि बराबर 100 मीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर होता है। 100 मीटर भुजा वाला वर्ग मतलब प्रत्येक भुजा वर्ग की क्या होगी? 100 मीटर। तो ये जो इसका क्षेत्रफल होगा वो 1 हेक्टेयर भूमि के बराबर होगा। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 100 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो हम यहाँ 100 भुजा कितना है? 100 स्क्वायर करते हैं तो बराबर होगा 100 गुना 100। तो ये 1 हेक्टेयर भूमि बराबर 100 मीटर का स्क्वायर। तो भूमि मापने की इकाई हमने तो बच्चों हमने भूमि मापने की इकाई के बारे में जाना। तो भूमि स्थिर है, भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता। सिंचित क्षेत्र को हम गांव में बढ़ा नहीं सकते, पालतू गांव की। तो क्या उसी भूमि में पैदावार को बढ़ाया जा सकता है? तो हम इसके बारे में देखते हैं कि पालकपुर के गांव के लोग क्या उसी भूमि में पैदावार को बढ़ा पा रहे हैं? पालकपुर के लोग गांव में जितने भी सिंचित क्षेत्र हैं, सिंचित भूमि है, उन सभी में खेती करते हैं। वे बरसात के दिनों में खरीफ फसल उसे उगाते हैं। खरीफ फसल करते हैं मुख्य रूप से ज्वार और बाजरा उगाते हैं। और ज्वार बाजरे के पौधे का उपयोग जानवरों के चारा के रूप में भी करते हैं। दूसरी ओर पालनपुर के लोग अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आलू की खेती करते हैं। उसके बाद रबी फसल के रूप में गेहूं का भी उत्पादन करते हैं। नवंबर दिसंबर के से लेकर मार्च अप्रैल के महीने के बीच में गेहूं का भी उत्पादन
करते हैं। इस तरह देखते हैं कि पालनपुर का एक किसान वर्ष में एक ही खेत में 3 तरह के फसलों को लगाते हैं और उसका उत्पादन करते हैं, जिससे उनकी आय एवं उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके साथ ही साथ पालनपुर के लोग बीच बीच में ईख, जिसे गन्ना कहते हैं, की खेती भी करते हैं। उसे भी वर्ष में एक बार लगाते हैं एवं उसे काट कर उसे आगे के गांव, बड़े गांव, रायगढ़ में या शाहपुर की मंडियों में बेचते हैं। कुछ किसान गन्ने से गुड़ भी बनाते हैं और उसे सागर से कस्बे में बेचते हैं, जिससे उनकी आय में और वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक ही भूखंड में अलग अलग फसलों को लगाकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। बच्चों, क्या इस प्रकार की खेती आपके गांव या आसपास के गांव में होती है? आप इसके बारे में देखेंगे कि क्या हमारे गांव में भी वर्ष में कई फसलों का उत्पादन किया जाता है। एक वर्ष में एक ही भूखंड में कई फसलों का उत्पादन बहुविधि फसल प्रणाली कहलाता है। बहुविधि फसल प्रणाली। तो बहुविधि फसल प्रणाली क्या है कि एक ही भूखंड में वर्ष में 2 से 3 फसलों का उगाया जाए, बहुविधि फसल प्रणाली कहलाता है। लेकिन देखते हैं कि बहुविधि फसल प्रणाली के अतिरिक्त और कोई माध्यम उत्पादन बढ़ाने का है। तो बहुविधि फसल प्रणाली फसल उत्पादन की परंपरागत विधि है। यह वर्षों से चली आ रही है। लेकिन भूखंड का बंटवारा होने के बाद जैसे जैसे एक परिवार में लोगों की संख्या बढ़ती है, भूखंड का बंटवारा होता है, तो बहुविधि फसल प्रणाली के द्वारा भी लोग अपनी आय एवं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पूरी तरह नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या विकल्प और हो सकता है? तो 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति आया। यह हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति एक ऐसी विधि है जिससे एक ही भूखंड में एक ही मौसम में उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तकनीकों, वैज्ञानिक ज्ञान, उच्च कोटि के बीजों, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग के द्वारा। तो 1960 के दशक में हरित क्रांति भारत में। हरित क्रांति के लाने में श्रेय किसे जाता है?
भारत में? भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। किसे जाता है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग माने जाते हैं। तो हरित क्रांति के द्वारा उच्च कोटि के बीजों से अनाज के या अन्य फसलों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि आना प्रारंभ हुई। तो पालनपुर गांव के लोगों ने भी हरित क्रांति को अपनाया। तो हरित क्रांति में सबसे आवश्यक होता है उच्च कोटि के बीज, जिसे हाइब्रिड बीज भी कहा जाता है। इन हाइब्रिड बीजों को लगाने से पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इन बीजों के प्रयोग में हमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। उच्च कोटि के बीज यदि हम लगाते हैं अपने खेत में तो वहां पे हमें सिंचाई अधिक करनी पड़ती है, अधिक पानी की, जल की अधिक खपत होती है। साथ ही साथ हमें रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि हरित क्रांति के द्वारा उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें उच्च कोटि के बीज जैसे हाइब्रिड बीज करते हैं, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक एवं वैज्ञानिक मशीनों का उपयोग करना होगा सम्मिलित रूप से। तो भारत में उच्च कोटि के बीजों के प्रयोग के द्वारा उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से दो फसल गेहूं और धान में, और सबसे अधिक हरित क्रांति सफल गेहूं उत्पादन में। और जिस क्षेत्र में देखते हैं तो हरित क्रांति मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में सफल रहा। वहां उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। तो उच्च कोटि के बीजों के द्वारा एक बीज से एक पौधे के द्वारा अधिक मात्रा में अनाज का या अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो पालनपुर गांव के लोगों ने भी इस विधि को अपनाया। उन लोगों ने भी उच्च कोटि के हाइब्रिड बीजों का प्रयोग कर अपने उत्पादन में तेजी से वृद्धि किया। अब वे अपने उत्पादित अनाज से अपने उपयोग के लिए रखकर शेष अनाज को रायगंज एवं शाहपुर की मंडियों में बेचने लगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होने लगी। अतिरिक्त उत्पादन को बेचने से उनके आय में वृद्धि हुई, जिससे उनके जीवन स्तर, रहन सहन में भी सुधार होने लगा। लेकिन हरित क्रांति से जहां किसानों के आय में वृद्धि हुई, फसलों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई,
इसके साथ ही साथ इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने देखने को मिले। वैज्ञानिकों द्वारा ये चेतावनी दिया जाने लगा कि यदि इसी प्रकार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जारी रहा तो भूमि एक दिन पूर्ण रूप से बंजर हो जाएगी। बच्चों, रासायनिक खाद क्या कार्य करता है? रासायनिक खाद से यूरिया, डीएपी, इन खादों को किसी भूखंड में भी डालते हैं खेती के लिए तो वो तुरंत जल में घुलकर मिट्टी में चला जाता है। मिट्टी के माध्यम से वो पौधे को पहुंच जाता है, जिससे पौधे को तुरंत उसका फायदा मिलता है। लेकिन मिट्टी बहुत अधिक समय तक उन रासायनिक खादों को नहीं रख पाती है। वो उसे भौमजल, नदियों एवं तालाबों में छोड़ देती है, जिससे वो पानी को दूषित कर देता है। तो हमें रासायनिक खादों का कम उपयोग करना चाहिए। इसलिए वर्तमान समय में वैज्ञानिक हमें ऐसी खेती पर जोर दे रहे हैं जिससे पर्यावरण दूषित ना हो, साथ साथ हमारी उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाए, जिससे पर्यावरण संबंधी किसी प्रकार की समस्या हमें उत्पन्न ना हो पाए। तो आगे हम कुछ प्रश्न इस पाठ से संबंधित पूछेंगे, जिसका उत्तर आप ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पालनपुर गांव की कहानी के माध्यम से उत्पादन के विभिन्न कारक एवं साधनों के बारे में चर्चा की, जिसमें से 4 साधन बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा भौतिक पूंजी और चौथा मानव पूंजी। तो हम लोगों ने इसके प्रथम कारक भूमि के बारे में विस्तार से सीखा, उसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम दूसरे कारक श्रम एवं तीसरे कारक भौतिक पूंजी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, जिसका उत्तर आप अपने कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका उत्तर दूंगा। पहला प्रश्न है कि भारत में सिंचाई के क्या क्या स्रोत है? दूसरा प्रश्न है भारत में
क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तीसरा प्रश्न है, क्या भारत में हरित क्रांति पूर्ण रूप से सफल रही? अगला प्रश्न है, उत्पादन के क्या क्या साधन हैं? पांचवा प्रश्न है, क्या कृषि के लिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है? तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 5 प्रश्न दे रहा हूं। पहला प्रश्न, भारत में सिंचाई के क्या क्या स्रोत हैं? दूसरा प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? प्रश्न तीसरा है, क्या भारत में हरित क्रांति पूर्ण रूप से सफल रही? चौथा प्रश्न है, उत्पादन के क्या क्या साधन हैं? पांचवा अंतिम प्रश्न है, क्या कृषि के लिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है? इन प्रश्नों को आप हल करने का और अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें। अगले वीडियो में मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।